गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके समक्ष एक बार मैं फिर से विज्ञान के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आया हूँ। ज़्यादा बात को आगे न खींचते हुए चलिए हम लोग सीधा सीधा प्रश्नों जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, साथ में आप लोग अगर चाहें तो टेस्ट लगा सकते हैं और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके देख सकते हैं कि आपने विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है या विज्ञान आपको कितना तैयार है। तो आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और लोगों को मदद मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली मेरी आगामी वीडियो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन बार पे दिख जाए और आप उसे दोबारा से देख पाएँ। तो चलिए सीधे सीधे प्रश्न जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 1। बोल रहा है निम्नलिखित आधातुओं में कौन सा द्रव है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा द्रव है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पारा और ब्रोमीन। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका आंसर होगा आपका ब्रोमीन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो सामान्य ताप पर होता है कौन सी धातु जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो धातु होती है वो पारा होती है। तो आप लोग को ये क्लियर कर लीजिएगा कि अगर धातु के बारे में बोला जाएगा कि एक सामान्य कमरे के तापमान पर कौन द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो हो गई आपकी पारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा द्रव है। यहाँ धातु के बारे में बात कर रहा है तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये आवर्त सारणी जो होती है वो आप उसमें 7वें वर्ग का तत्व ये ब्रोमीन होता है, जो सामान्य ताप पर क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु तत्व है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हरे पौधों को प्राकृतिक रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस है। अच्छा, इन क्वेश्चनों में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है कि क्योंकि इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि एक बनता है कि प्राकृतिक रूप से पकाने में पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कृत्रिम रूप से पकाने में। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ, इसीलिए आपके आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो इसमें पूछ रहा है हरे फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। और अगर कृत्रिम रूप से आपसे पूछता है कि कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है तो उसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग और इन्हें चाहें तो किसी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं विज्ञान में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वास्तविक या सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन दे रखा है पंखुड़ी से, पुष्पासन से, थैलेमस से और अंडाशय से। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से। अच्छा, वास्तविक फल वे होते हैं जिनमें अंडाशय भाग लेता है। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि फिर असत्य फल क्या होते हैं, क्योंकि आपने इंटर में भैया पढ़ा है कि सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं। तो आपको बताना चाहूँ कि असत्य फल वो होते हैं जिनमें अंडाशय भाग नहीं लेता है, लेकिन अंडाशय के अतिरिक्त जैसे पुष्पासन इसका हो गया, बाह्यदल हो गया और भी कई भाग होते हैं इसके, वो भाग लेते हैं इसमें, तो वो असत्य फल होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि सत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या होते हैं। सत्य फल में सीधी सी बात है कि अंडाशय इसमें योगदान देता है अपना, और असत्य फल जो होता है वो अंडाशय उसमें भाग नहीं लेता है। बाकी पुष्प के जो भी भाग होते हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और शायद अभी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग बताने का प्रयास करें कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम।
तो मैं सीधा इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इस जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है ये मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? आपने ये पहली बार शायद क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और हो सकता है आने वाले आगामी वीडियो जो भी वीडियो के एग्ज़ाम है, जैसे लेखपाल के एग्ज़ाम है, सब में साइंस आजकल पूछी जाने लगी, अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्टोन और प्रोजेस्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सॉन। अच्छा, एक्सॉन होता क्या है? ये डीएनए जो होता है उसमें जीवित कोशिकाएं जो होती हैं तो उनके गुणसूत्रों में पाया जाने वाला पदार्थ है ये, जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है ये। ठीक, तो इन्हीं के जो कोडेड सेगमेंट होते हैं तो उसी को एक्सॉन बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज के बाद मत भूलिएगा इसको, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो आपको बताना है कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड्स। तो आपको इसमें आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। और प्रोटीन तो आप लोग जानते होंगे कि मस्कल गेनिंग में मतलब ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इन्हीं को रासायनिक रूप से जो है वो प्रोटीन बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार मिला भी होगा और आप लोग प्रोटीन के बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे 2 3 4 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है कई क्वेश्चन, क्योंकि इससे निकल के बाहर आएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत में। तो इसका आंसर आप लोग टिक करिए, कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। अच्छा, इसकी व्याख्या अगर देखने का प्रयास करें तो ये जो होता है अग्नाशय, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के बिखरे हुए समूह को कहते हैं। मतलब ये विशेष कोशिकाओं का जो समूह होता है तो वही लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहलाती हैं। अग्नाशय में ये पाया जाता है सबसे पहली बात तो। और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं तो उन्हीं के अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे इंसुलिन रस का स्रावण होता है। तो आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि इंसुलिन रस का स्रावण किस कोशिका से होता है? तो उसमें आपको टिक करना होता है कि बीटा कोशिका जो आपकी होती है उससे इंसुलिन रस का स्रावण होता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बीटा कोशिका होती कहाँ है? तो इसको बताना पड़ेगा आपको कि बीटा कोशिका जो होती है लैंगरहैंस की दीपिका जो होती है वहाँ होती है। और लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। पूछ रहा है कि कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। ऑप्शन दे रखा है इसमें पेट्रोल, पैराफिन मोम, कोल तार और कोक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोक। पेट्रोलियम के अवयव आप लोग से बता दूं कि जैसे पेट्रोल हो गया आपका, ये तो इस पेट्रोलियम का अवयव है, पैराफिन मोम हो गया, कोल तार हो गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैसे केरोसिन तेल होता है जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, इसके बाद डीजल हो गया इसका, और इसके बाद इसमें स्नेहक तेल वगैरह आ जाते हैं, प्राकृतिक गैस आपका हो गया। तो ये सब इसमें पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। लेकिन जो ये होता है कोक, ये एक कठोर काला सरंध्र पदार्थ है। ठीक, ये कोयले के अनाक्षी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कोयले का शुद्ध रूप क्या होता है, तो आप उसमें टिक करेंगे कोयला, अरे वो सॉरी कोक। तो निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग घर में अपने देखते होंगे कि वायरिंग जो होती है तो उसमें कई रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है।
तो उन्हीं से क्वेश्चन निकल के आया है और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, ये जो घर पूछा गया क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हरा। और इसमें जो दे रखा है लाल और काला, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये जो लाल तार होता है आपका, ये विद्युत इसी में प्रवाहित होती है, लाल तार में विद्युत प्रवाहित होती है। और ये जो काला तार होता है ये उदासीन तार होता है, जिसके माध्यम से धारा मतलब वापस ले ली जाती है, जहाँ से आती है वहाँ वापस चली जाती है। और ये जो हरा तार होता है, इसका मतलब आपको बता दूं कि ये घरेलू वायरिंग में जो देखा होगा आपने, सुना होगा, अर्थिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वो अगर किसी को मान लो उसका फेस छू जाए तो वो आपको करंट नहीं लगेगा, वो सीधे ज़मीन में उतर जाएगा। तो उसी के लिए ये हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे अर्थिंग तार बोलते हैं। इसी को भूतार सीधे आपने देखा भी होगा, जैसे ट्रांसफार्मर से कई बार नीचे तार उतार दिया जाता है और किसी सरिया वरिया के माध्यम से नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, तो वही चीज़ इसमें दे रखा है। तो आपको याद क्या रखना है, लाल तार जो होता है उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, हरा तार जो होता है ये तुम्हारा भूतार होता है, और ये जो काला तार होता है ये उदासीन तार होता है। इसके माध्यम से विद्युत जो होती है वो वापस रिवर्स हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी में आपके सीटेट और टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि पूछ रहा है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज चोल से। अच्छा, ये जो कपास आपका होता है इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना। सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, कपास। अच्छा, कपास जो होती है, तो ये एक क्वेश्चन और बनता है कि इनमें से नकदी फसलें कौन सी हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कपास जो है आपकी वो नकदी फसल है। इसी प्रकार जैसे गन्ना है वो भी आपकी नकदी फसल हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कपास के रेशे जो प्राप्त किए जाते हैं वो उसके बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं। आप लोग ने कपास का पौधा देखा होगा और उसमें कपास के फल देखे होंगे कि वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और देखते हैं, और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था और आप लोगों के लिए मैंने इस बार एक गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन छोड़ा है, जिसका आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे और मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका विश्लेषण कर दूंगा। आने वाली वीडियो में मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने रख दूंगा। और चलिए इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं और आगामी वीडियो के आने की आपसे शुभकामनाएं लेते हैं। धन्यवाद।